गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों 2022 का एग्ज़ाम शेड्यूल भी रेडी है। एग्ज़ाम डेट भी लगभग 10 दिन भी बचा हुआ है, 10-11 दिन, और एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो दोस्तों ये जो वीडियो का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है 2022 का फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी में स्पेशली इस बार एक विनिंग वर्किंग रिलेटेड कुछ वीडियो पोस्ट होगा। दोस्तों मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि बेल्ट कन्वेयर, पॉकेट व्हील एक्सकावेटर, एक्सप्लोसिव यूज, ये सभी के ऊपर जनरली बेस्ड होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो वीडियो है विनिंग वर्किंग रिलेटेड है और जिसमें से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस और नहीं है, एक दो तो शायद होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ माइनिंग इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेवेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड। यानी कि बोल रहा है कि जो मेथड ऑफ माइनिंग, एक माइंस में कौन सा माइनिंग मेथड हम यूज करेंगे, वो उसका सिलेक्शन बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कौन सा फैक्टर मोस्ट लीस्ट रिलीवेंट है। लीस्ट रिलीवेंट यानी कि उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो बाकी ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ओर बॉडी, टोपोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, मार्केट ऑफ ओर, शेप ऑफ ओर, शेप एंड डायमेंशन ऑफ ओर या ओर बॉडी, डेप्थ ऑफ ओर बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मार्केट ऑफ ओर। यानी कि ये जो मार्केट ऑफ ओर है ये है लीस्ट रिलेवेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स गिवन इन द ऑप्शंस। स्ट्रेंथ ऑफ ओर बॉडी, और बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है वो मोस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड का, क्योंकि बॉकेट व्हील एक्सकावेटर हम हर और बॉडी का केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका स्ट्रेंथ के ऊपर ज़रूर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा तो हम उस केस में बॉकेट व्हील एक्सकावेटर यूज करके माइनिंग नहीं कर सकते। टोपोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, उस जो रीजन में आता है उस माइन जिस रीजन में आता है उसका टोपोग्राफी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड। शेप एंड डायमेंशन ऑफ ओर बॉडी, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, उसका थिकनेस कैसा है ओर बॉडी का, वो सब भी डिपेंड करता है मेथड ऑफ माइनिंग सिलेक्शन करने के लिए। जो लास्ट ऑप्शन है डेप्थ ऑफ ओर बॉडी का डेप्थ, इसके हिसाब से भी हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा माइनिंग मेथड इसमें अप्रोप्रिएट होगा। तो मार्केट ऑफ ओर, उस ओर का मार्केट कैसा है अभी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्केट ऑफ ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Which one among the following is not a mechanical property of rock? ये जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है रॉक का। ऑप्शन क्या क्या है? इलास्टिसिटी, हार्डनेस, डिफॉर्मेबिलिटी, पोरोसिटी, स्ट्रेंथ। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पोरोसिटी। ठीक है, क्योंकि बाकी जो चार ऑप्शन है ये उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और ये जो पोरोसिटी है इसका जियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे इलास्टिसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, डिफॉर्मेबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वो ड्यूरिंग जो इसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उस रॉक का। लेकिन पोरोसिटी जो है उसका जो फॉर्मेशन के दौरान, जैसे हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक,
तो ये जो फॉर्मेशन के दौरान किस प्रोसीजर से वो रॉक फॉर्मेशन हुआ है, उस जियोकेमिकल प्रॉपर्टी है एक पोरोसिटी। लेकिन बाकी जो 4 ऑप्शन है, इलास्टिसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, डिफॉर्मेबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज इन मोह स्केल ऑफ हार्डनेस? मोह स्केल ऑफ हार्डनेस के हिसाब से क्वार्ट्ज का हार्डनेस कितना है? 5, 7, 8, 9, 6 कितना है क्वार्ट्ज का हार्डनेस? इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर है 7, यानी कि मोह स्केल का हार्डनेस के हिसाब से क्वार्ट्ज का हार्डनेस है 7। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोह स्केल ऑफ हार्डनेस जो है उसमें जो डिफाइन किया गया है 1 to 10 तक है। हार्डनेस का जो रेंज है 1 to 10 तक है। क्या क्या है? टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, अपाटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। यानी कि टाक हो गया जो सबसे कम हार्डनेस वाला, और डायमंड हो गया सबसे ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट हार्डनेस जो इसका है डायमंड का, और टाक का है कम। टाक से थोड़ा ज़्यादा है जिप्सम, उससे थोड़ा ज़्यादा है कैल्साइट, उसका थोड़ा ज़्यादा है फ्लोराइट, इस टाइप का है। तो 1 से 10 तक जो मोह स्केल ऑफ हार्डनेस है उसमें से क्वार्ट्ज जो है उसका जो नंबर आता है वो होता है 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। मोह स्केल ऑफ हार्डनेस: टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, अपाटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If in situ density is 3.8 ton per cubic meter and bulk density is 2.8 ton per cubic meter, then swell factor will be dash. ऑप्शंस क्या क्या है? 0.84, 0.64, 0.34, 0.74, 0.66। यानी कि ये पूछ रहा है कि एक जो फॉर्मेशन का या फिर और बॉडी का इंसिटू डेंसिटी है 3.8 टन पर क्यूबिक मीटर, और दूसरा बल्क डेंसिटी दिया गया है 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर। इंसिटू डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, तो आपको मालूम है। जैसे कॉम्पैक्ट स्टेज में, यानी कि जब जैसे माइंस का बेंच है, वो उसमें जो रॉक है, जो ओवर बॉडी है, वो कॉम्पैक्ट स्टेट में हो गया उसका इंसिटू डेंसिटी। जब हम इसको ब्लास्टिंग कर देते हैं या इसको डिफॉर्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम में उसमें पोरोसिटी उसका बढ़ जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण उसका डेंसिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जहाँ भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो उसके इंसिटिव डेंसिटी हो गया 3.8 टन पर क्यूबिक मीटर, बल्क डेंसिटी हो गया 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर। तो अभी पूछ रहा है कि उसका स्वेल फैक्टर क्या है। स्वेल फैक्टर मतलब कि जब वो कन्वर्ट होगा इंसिटिव डेंसिटी से बल्क डेंसिटी, तो उसमें जो डेंसिटी में जो चेंजेस आ जाता है उसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर। तो इसको कैसे निकालेंगे? स्वेल फैक्टर इक्वल टू, इसको ऐसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है स्वेल फैक्टर इक्वल टू, इसको ऊपर में रहेगा बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिटू डेंसिटी। तो स्वेल फैक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ? बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिटू डेंसिटी। तो इस केस में इरेजर कहाँ गया? इस केस में 2 दोनों तो ये है और टन पर क्यूबिक मीटर है, क्योंकि दोनों डेंसिटी है। तो 2.8 डिवाइडेड बाई 3.8, तो इसका
आता है 0.73 समथिंग, तो इसका जो 0.736 इस टाइप का कुछ आता है, तो ये हो गया 0.74 जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो 2.8 डिवाइडेड बाई 3.8 करने से 0.736 इस टाइप का कुछ आएगा जो कि 0.74 बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस टाइप का आपको निकालना पड़ेगा स्वेल फैक्टर। तो स्वेल फैक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय इन सिटू डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following reagents shares around 75% in an explosive? एक्सप्लोसिव में कौन सा एजेंट का जो शेयर 75% के आसपास रहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेंसिटाइजर, कोल, स्टेबलाइजर, नॉन ऑफ दीज। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव में जो कंपोनेंट्स रहता है क्या क्या रहता है, फ्यूल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेंसिटाइजर, स्टेबलाइजर। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इसका सही आंसर होगा। इसको रेड कर देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शन ए में जो लिखा गया है इसका सही आंसर है। यानी कि एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो परसेंटेज रहता है वो अराउंड 75% के आसपास रहता है। ये फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है टोटल कंपोजिशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन होल इफ होल डाया इज 125 मिलीमीटर, बर्डन इज 20 टाइम्स ऑफ होल डाया, स्पेसिंग इज 1.5 टाइम्स ऑफ बर्डन, देन स्पेसिंग इज डैश। ये तो ड्रिलिंग बास्टिंग रिलेटेड कैलकुलेशन है और बहुत ही सिंपल है। जैसे सब जो डाटा दिया गया है कि होल डायमीटर 125 mm है, बर्डन है 20 टाइम्स ऑफ होल डाया, क्योंकि इसका जो थंब रूल बोलता है बर्डन होल डाया से 15 to 20 टाइम्स रखना चाहिए, और वो जगह जगह पे चेंज होता है एज पर सुइटेबिलिटी। उसको इवन इन एक ही माइंस में अलग अलग बेंच में अलग अलग बर्डन रखा जाता है, लेकिन थंब रूल बोलता है कि बर्डन होल डाया का 15 to 20 टाइम्स वो थंब रूल है। लेकिन इसमें जो डाटा दिया गया है कि होल डाया 125 mm है, बर्डन 20 टाइम्स है होल डाया का, स्पेसिंग है 1.5 टाइम्स ऑफ बर्डन, देन व्हाट इज स्पेसिंग, स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले देखिए होल डाया 125 mm में है, हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिंग जो ऑप्शन में दिया गया है 2.75, 3.30, 3.25, 3.75, 3.50, ये सब मीटर में है। तो होल डाया mm में रहता है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बर्डन कितना हो जाएगा इसमें, क्योंकि बोल रहा है 20 टाइम्स ऑफ होल डाया, यानी कि 125 mm इंटू 20, तो कितना हुआ 2500 mm। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2500 mm को, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा हाई पेन टाइप कर दे रहा हूँ। तो 2500 mm हो गया बर्डन, यानी कि मीटर में हो जाएगा 2.5 मीटर, और उसका स्पेसिंग बोल रहा है कि 1.5 टाइम्स ऑफ बर्डन। तो 2.5 का 1.5 टाइम्स कितना हो गया 3.75। कैसे हुआ 2.5 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 3.75। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 3.75। तो कैलकुलेशन कैसे हुआ आप समझ पाए होंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। पहले होल डाया जो mm में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बर्डन तो दिया हुआ है कि उसका 20 टाइम्स है, बर्डन मिलने के बाद स्पेसिंग बोल रहा है 1.5 टाइम्स, तो 2.5 मीटर का 1.5 टाइम्स करने से स्पेसिंग मिल जाएगा 3.75, जो ऑप्शन डी में है, जो इसका सही आंसर है 3.75 मीटर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग इन माइंस। इनमें से कौन सा ब्लास्टिंग टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं है। प्री स्प्लिटिंग, एयर डैकिंग, मफल ब्लास्टिंग, ये सब कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। तो ऑप्शन जो दिया है नॉन ऑफ दीज, इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ई में है।
जैसे मैं पहले भी कुछ वीडियो में बोला हूँ कि जहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक, यानी कि कौन सा टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं है। नहीं है यानी कि जो नहीं है हमको उसको चुनना है। तो ये सब है जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ये सब कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। तो नहीं है कौन सा? ऑप्शन में ही नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज होगा। और ये सब कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं होता तो ऑल ऑफ दीज होता, क्योंकि ये नहीं है पूछ रहा है, इसलिए नॉन ऑफ दीज होगा, जो कि ऑप्शन ई में है। तो इसका सही आंसर हो गया नॉन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pit slope angle is the angle made by imaginary line joining the dash, topmost crest and bottommost crest, top of topmost bench and crest of bottommost bench, crest of topmost bench and toe of bottommost bench, none of these। पीट स्लोप एंगल के बारे में पूछ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछने वाले क्वेश्चन है। पीट स्लोप एंगल क्या है कि पहले पीट स्लोप एंगल को डिफाइन करने से पहले क्रेस्ट एंड टो के बारे में आप लोग तो जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए एक बेंच है, ये हो गया उसका क्रेस्ट, ये हो गया उसका टो, फर्स्ट बेंच का। सेकंड बेंच का ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया टो, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाने में आसानी होगी। ओके, मान लीजिए ये एक बेंच है। तो पीट स्लोप एंगल क्या है कि इसका जो टॉप मोस्ट क्रेस्ट है, टॉप मोस्ट क्रेस्ट कौन सा? आंसर ये वाला। और जो बॉटम मोस्ट बेंच का टो है कौन सा? ये है। इसको जो लाइन ज्वाइन करता है, इसको ये जो एंगल बनता है, ये हो गया पीट स्लोप एंगल। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टॉप मोस्ट क्रेस्ट और बॉटम मोस्ट क्रेस्ट को ज्वाइन करता है जो इमेजिनरी लाइन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसको बोलते हैं पीट स्लोप एंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में जो है क्रेस्ट ऑफ टॉप मोस्ट बेंच, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और टो ऑफ बॉटम मोस्ट बेंच, बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो है, इसको जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग करेगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो इसको बोलते हैं पीट स्लोप एंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे इरेज किया जाए? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, क्रेस्ट ऑफ टॉप मोस्ट बेंच एंड टो ऑफ बॉटम मोस्ट बेंच को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसको बोलते हैं पीट स्लोप एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ द ओवरऑल स्लोप एंगल ऑफ पिट मस्ट डैश। डेप्थ जितना बढ़ता जाएगा उसका जो ओवरऑल स्लोप एंगल है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज अप टू 200 मीटर देन डिक्रीज। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ, यानी कि जितना डेप्थ बढ़ता जाएगा माइंस का, तो वो जो ओवरऑल स्लोप एंगल बनता जाएगा वो कैसा होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज अप टू 200 मीटर देन डिक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिक्रीज, यानी कि डेप्थ जैसा बढ़ता जाएगा ओवरऑल स्लोप एंगल कम होना चाहिए, तब जाके स्टेबिलिटी आएगा, नहीं तो स्टेबल ही नहीं होगा। उसमें क्या बोलते हैं उसको, कोलैप्स होने का चांसेस रहेगा अगर ओवरऑल स्लोप एंगल बढ़ता जाएगा तो इंक्रीज के साथ। तो डिक्रीज, इंक्रीज इन डेप्थ देन ओवरऑल स्लोप एंगल मस्ट डिक्रीज। इसको थोड़ा याद रखिए, जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा ओवरऑल स्लोप एंगल का वैल्यू कम होना चाहिए, यानी कि डिक्रीज होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ए डिले डिटोनेटर हैज ए डिले एलिमेंट बिटवीन डैश एंड डैश। डिले डिटोनेटर का जो डिले एलिमेंट वो किस दोनों के बीच में रहता है? प्राइमिंग चार्ज, बेस चार्ज, फ्यूज हेड बेस चार्ज, फ्यूज हेड प्राइमिंग चार्ज, न्यूट्रॉन प्लग एंड न्यूट्रॉन स्लिप, न्यूट्रिन प्लग एंड न्यूट्रिन स्लिप। तो इसका सही आंसर क्या हुआ?
इसका सही आंसर है फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज, यानी कि जो डिले एलिमेंट रहता है डिटोनेटर में, वो किस दोनों के बीच में रहता है, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज का बीच में रहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेट आज का कंप्लीट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन सेट आगे भी आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास फास्ट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।